मादक पदार्थों की लत वर्तमान में चिंताजनक दर से बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा अब नशे की लत में फंसता जा रहा है। हाल ही में जो आंकड़े मैंने देखे, नारकोटिक कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी मादक द्रव्य नियंत्रण अधिर पीटीआर के अनुसार वर्तमान में बांग्लादेश में लगभग 70 लाख लोग मादक पदार्थों के आदी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से लगभग 80% यानी 2/3 से भी अधिक युवा पीढ़ी के हैं, जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये वही लोग हैं जो हमारे देश का भविष्य हैं, जो एक दिन देश का नेतृत्व करेंगे और समाज के सबसे अधिक सक्रिय जनसंख्या। लेकिन वे नशे के आदी होते जा रहे हैं और ऐसा इस बारे में बहुत सारे प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद हो रहा है। इसके बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि नशीली दवाओं की लत बढ़ रही है और कई लोगों की धारणा है कि नशीली दवाओं की लत शायद केवल शहर की ही समस्या है। लेकिन वास्तविकता में हम देखते हैं कि जब हम मनोचिकित्सकों के रूप में रोगियों के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि ढाका के बाहर भी नशीली दवाओं के आदी लोगों की संख्या बहुत अधिक है और यह उस बिंदु तक पहुंच गई है जहां आप परिचित, रिश्तेदार या दोस्त हो सकते हैं, या करीबी रिश्तेदारों में भी शायद आपको कोई ना कोई मादक पदार्थों का आदी व्यक्ति मिल ही जाएगा। यह समस्या इस स्तर तक चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि असल में मादक पदार्थों की लत क्या है। यहाँ हम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं या हमारे मनोरोग साइकियाट्री की भाषा में जिसे सब्सटेंस डिसऑर्डर कहा जाता है, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ ड्रग्स, पहले जिसे ड्रग्स कहा जाता था उसका मतलब ये है कि वे सभी पदार्थ जो नशे के रूप में इस्तेमाल होते हैं उनकी एक खास विशेषता या क्वालिटी होती है और ऐसे मामलों में वे दवाइयाँ या ड्रग्स हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि किशोरों या युवाओं में जिनकी उम्र कम है उनके बीच एक आम नशे के पदार्थ का इस्तेमाल होता है जिसे कहा जाता है क्लो स्निफिंग। यह होता है विभिन्न तरह के गोंद या पेंट जैसे पदार्थों का इस्तेमाल। ये चीज़ें असल में सुखद अनुभव के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन लोग इन्हें नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी नशीले पदार्थ की दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहली यह कि उसे लेने के बाद हमारे मस्तिष्क के एक खास हिस्से को विशेष रूप से उत्तेजित करता है और बहुत तेज आनंद या अच्छा महसूस कराने की अनुभूति होती है। हम कहते हैं कि यह ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करता है, ऑब्वियस हिजी। यह एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी सबसे अहम बात है जिसे हम कहते हैं आसक्ति, जिसे टॉलरेंस और डिपेंडेंस कहा जाता है। पहले जिस मात्रा में नशा लेने से अच्छा महसूस होता था, अब उसी एहसास के लिए और भी ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ती है। और जब मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब वही डोज अब असर नहीं करता या उस मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे नशे की लत वाले व्यक्ति उस नशीले पदार्थ की मात्रा बढ़ाते जाते हैं और यह जो मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया है इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए धीरे धीरे नशा लेने की मात्रा बढ़ती जाती है। ऐसे में उसके शारीरिक और मानसिक जोखिम या हानिकारक प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अगर यह बढ़ता ही रहेगा तो हम जो कहना चाह रहे हैं वह यह है कि ये जो दो विशेषताएं हैं, जो पदार्थ खराब दवा या जो अंत में है, इन्हें ही हम नशीला पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर हम विटामिन की बात करें तो उसमें नशा बनने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि उसमें ये दो गुण नहीं है। लेकिन कुछ दवाएं जैसे नींद की दवाएं जिन्हें कॉलेज के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं और लोग अपनी मर्जी से खाते हैं, तो वही नींद की दवाएं, उनमें नशीले पदार्थों की जो विशेषताएं हैं वे मौजूद हैं। और इसी वजह से जब मरीज खुद से दवा लेना शुरू कर देता है और कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि उस दवा से नींद नहीं आ रही है जिट्टी, तब वह क्या करता है, वह नींद की दवा की मात्रा बढ़ा देता है और एक स्तर तक पहुंच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन से धीरे धीरे वह नींद की दवा का आदी हो जाता है और यही समस्या है। लेकिन जब वह हमारे पास आता है तो हम कहते हैं कि बांग्लादेश में आमतौर पर जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, रिस्क मोन्ताचन उसमें पहले जैसा था, लेकिन अब पैटर्न बदल गया है। एक समय था जब हेरोइन और गांजा जैसे नशीले पदार्थ ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। वर्तमान में लेकिन नशा करने वालों के बीच याबा, ईड सबसे मुख्य घटक है जिसे हम एम्फेटामिन या मेथाम्फेटामिन कहते हैं और इसमें कैफीन भी मिलाया जाता है। फोर्टिचिन ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसके दो कारण हैं। वैसे एक तो यह कि यह आसानी से उपलब्ध है, आसानी से मिल जाता है। कारण यह है कि हमारे बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार से लगी हुई है और इन सीमाओं पर नशा बनाने की फैक्ट्रियां हैं। और भले ही हमारे बॉर्डर गार्ड या बीजेडीपी सतर्क हैं, फिर भी नशा आसानी से तस्करी होकर आ जाता है, हमारे देश में प्रवेश कर रहा है। और हमारे देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि मादक पदार्थों की तस्करी में इसे ट्रांजिट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी बांग्लादेश के अंदर से होकर मादक पदार्थों का आवागमन ट्रांजिट के रूप में विभिन्न देशों, खासकर थाईलैंड, लाओस, म्यांमार या अन्य देशों में
गोल्डन ट्रायंगल के मादक पदार्थों के रूट के तौर पर बांग्लादेश का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक बड़ा कारण है। इसके अलावा बांग्लादेश में और भी कई तरह के नशे का इस्तेमाल होता है, जैसे कि गांजा, हेरोइन, मॉर्फिन, पेटिडिन, नींद की गोलियां आदि। और अल्कोहल का भी बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये मादक पदार्थ हमारे देश में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें से वर्तमान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है याबा का, और गांजे का इस्तेमाल भी अब भी बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये जो नशा सेवन कर रहे हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन शुरुआत में ही मैंने कहा था कि हमारी युवा पीढ़ी, जिनकी उम्र 15 से 30-35 के बीच है, और अगर हम महिला पुरुष के हिसाब से हमारे पास जो जानकारी है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुतों का मानना है कि पुरुषों में नशे की लत ज़्यादा है। लेकिन शोध में हमने देखा है कि महिलाओं में भी नशे की लत है, हालांकि वह तुलनात्मक रूप से कम है। और अगर हम शहर और गांव का फर्क देखें तो शोध में यह सामने आया है कि नशे की लत की मात्रा लगभग एक जैसी है, यानी ढाका के बाहर जो शहर हैं, जिला मुख्यालयों में भी, वहां भी ठीक ढाका की तरह नशा, मादक पदार्थ उपभोक्ताओं के बीच उपलब्ध है, लेकिन युवा पीढ़ी उनमें एक बड़ा हिस्सा है। मादक पदार्थ, नशे की लत, यूनिसेफ या अन्य संगठनों के शोध में यह पाया गया है कि किशोर, जिनकी उम्र 16 से 21, 17, 19, इस ग्रुप यानी टीनेज ग्रुप में नशे की लत का खतरा ज्यादा है। और खासकर जो छात्र हैं सरकारी या निजी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल स्तर पर, वहां भी नशे का प्रसार हुआ है। और अगर हम महिला पुरुष के हिसाब से देखें तो हम कहते हैं कि पुरुषों में नशे की लत की संख्या थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं नशे की लत से मुक्त हैं। खासकर युवा पीढ़ी की छात्राएं, उनके बीच भी नशे की लत का चलन काफी ज्यादा है। तो अगर हम ये सोचें कि आखिर नशे की लत क्यों हो सकती है, नशे की लत के बारे में बहुत लोग मानते हैं कि एक आम और गलत धारणा हमारे बीच है। हम सोचते हैं कि शायद अलग अलग कामों में असफलता, व्यक्तिगत अशांति, रिश्तों का टूटना, इस तरह की जो हमारी नकारात्मक जीवन घटनाएं हैं, बहुत लोग मानते हैं कि इन्हीं कारणों से शायद नशे की लत लगती है। लेकिन असल में मामला पूरी तरह ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि हम सोचते हैं कि हर किसी के निजी जीवन में कुछ न कुछ नकारात्मक घटित होता रहता है। दुर्घटना, इसका मतलब यह है कि हर कोई ड्रग्स नहीं ले रहा है, तो इसे हम ड्रग्स लेने का सबसे बड़ा जोखिम कहते हैं। यस क्विट। एक तो हम कहते हैं कि अगर कोई आनुवंशिक या वंशानुगत जोखिम है, जैसे कि अगर परिवार का कोई सदस्य नशे का आदी है, तो चाहे वह माता पिता, भाई बहन या कोई और हो, तो उस परिवार में नशे की लत का जोखिम बहुत अधिक है। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है व्यक्तित्व लक्षण। उदाहरण के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व में एक से विशेषताएं होती हैं, जो हर चीज को आजमाना या जोखिम लेना चाहते हैं। हमने कहा था कि यह व्यवहार और यह जो चीजों को आजमाने की प्रवृत्ति है, वह दोस्तों के समूह, जिसे हम पीयर ग्रुप या पीयर प्रेशर कहते हैं, से भी प्रभावित हो सकती है। हो सकता है कि उसके करीबी दोस्त या कोई नशा कर रहा हो। अब जिसके अंदर यह प्रवृत्ति होती है हर चीज को आजमाने की, उसके अंदर भी उत्सुकता जागती है कि देखूं कैसा लगता है। जब वह एक बार नशा करता है तो उसके दिमाग के कुछ खास हिस्से, जिसे हम उसका सेंटर कहते हैं, वे सक्रिय हो जाते हैं और उसे एक खास तरह की अच्छी अनुभूति होती है, जिसे हम कहते हैं एग्जिट पोल के अनुसार यह जो खास तरह की अच्छी अनुभूति या मस्तिष्क के रिवॉर्ड सेंटर का सक्रिय होना है। एक बार जब वह इसे महसूस कर लेता है तो वह बार बार उसी अच्छी अनुभूति को पाना चाहता है और इसी वजह से वह बार बार नशा करना शुरू कर देता है। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब नशा करने के कारण लत लग जाती है, जिसे हम मेडिकल भाषा में शारीरिक और मानसिक निर्भरता या फिजिकल डिपेंडेंस कहते हैं, इस निर्भरता के कारण जब वह बाद में नशा नहीं करता, नहीं लेने के कारण उसके शरीर में तरह तरह की समस्याएं होती हैं, जिसे हम विथड्रॉवल सिंड्रोम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखा गया है कि जो लोग हेरोइन जैसे मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, अगर वे नशा नहीं लें तो उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में तीव्र दर्द होता है, नेटी, जिसे सहना उनके लिए लगभग असंभव हो जाता है। हो सकता है कि उनकी नाक से पानी बहने लगे या अन्य तरह की समस्याएं हों। तो जो मादक पदार्थ शारीरिक निर्भरता ज़्यादा पैदा करते हैं, उन्हें न लेने पर तरह तरह की विथड्रॉवल संबंधी समस्याएं होती हैं। इन्हीं शारीरिक तकलीफों को दूर करने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति मादक पदार्थ लेना शुरू कर देता है, और इसके साथ साथ अन्य कई बातें भी जुड़ी होती हैं, जैसे पारिवारिक माहौल, सामाजिक परिवेश, घर में अशांति, झगड़े फसाद या सामाजिक माहौल में जहां भी देखा जाए। जैसे सलाम के बस्ती में हम देखते हैं कि खुलेआम ड्रग्स का सेवन और बिक्री होती है। जब कोई बच्चा बचपन से ही देखता है कि मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं, लोग नशा कर रहे हैं, तो उसके भीतर भी यह आदत धीरे धीरे विकसित हो जाती है। यह ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के जरिए होता है, जिससे उसके भीतर भी धीरे धीरे जोखिम बढ़ता है और वह भी मादक पदार्थों का आदी हो जाता है।
और सबसे बड़ी जो बाधा है नशे की लत के मामले में, जब वह मादक पदार्थ छोड़ना चाहता है तब उसे तरह तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं होती हैं, जिनमें वापसी के लक्षण विथड्रॉवल शामिल हैं। इसी वजह से वह फिर से मादक पदार्थ लेना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ उसकी व्यक्तिगत कार्यक्षमता जैसे पढ़ाई, नौकरी, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वह अपने ऊपर से नियंत्रण खो देता है और इन तमाम कारणों से एक खास तरह का चक्र बन जाता है जो लगातार चलता रहता है। तब उसकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य यही रह जाता है कि वह किस तरह मादक पदार्थ हासिल करेगा, उसे इकट्ठा करेगा और फिर उसका सेवन करेगा। तब जीवन में किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसमें किसी भी चीज के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, और एक समय के बाद सामान्य पारिवारिक संबंध या वे चीजें जिनसे दूसरे लोग खुशी या उत्साह पाते हैं, उनमें भी उसकी कोई रुचि नहीं रहती। और इसी वजह से नशे की लत की प्रक्रिया लंबी चलती रहती है। इसे एक रिलैक्सिंग ब्रेन डेथ यानी मस्तिष्क की एक तरह की बीमारी कहा जाता है और यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या मानी जाती है। लेकिन जो बात याद रखने की है वह यह कि नशे की लत एक बीमारी है। जो लोग नशा कर रहे हैं वे, लेकिन अगर कोई ड्रग्स नहीं बेचता या इससे जुड़े किसी अपराध में शामिल नहीं है तो उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब कोई नशे का शिकार होता है तो परिवार और समाज की ओर से उसके प्रति एक नकारात्मक नजरिया बन जाता है कि शायद जो नशा करता है वह अपराधी है। लेकिन यह बात हर मामले में सही नहीं है। जैसे जो लोग केवल नशा बेचते हैं, बनाते हैं या ड्रग्स की तस्करी करते हैं वही अपराधी हैं। लेकिन एक नशे का आदी व्यक्ति भी किसी अन्य शारीरिक रोगी की तरह ही है। हम कहते हैं कि यह मस्तिष्क की एक बीमारी है, एक मनोसामाजिक, शारीरिक और मनोसामाजिक विकार। इसलिए हमें निश्चित रूप से उसे इलाज के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नशे के आदी लोगों को इलाज के दायरे में ला सकते हैं तो उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और शारीरिक नुकसान को एक हद तक रोका जा सकता है। लेकिन अगर उसे वहां से वापस लाना है तो वह बेहद कठिन हो जाएगा। अगर हम संक्षेप में कहें तो उसके शारीरिक और मानसिक जो हानिकारक प्रभाव हैं उन्हें गिनना भी मुश्किल है, और शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जिस पर नशे का असर न पड़े। ऐसे बहुत ही कम अंग हैं जो प्रभावित नहीं होते। हम जो शारीरिक नुकसान की बात करते हैं उसमें जो नशे के पदार्थ हम सिगरेट या धुएं के रूप में लेते हैं वे स्वास्थ्य को कई तरह की बीमारियां दे सकते हैं, जैसे कि अस्थमा से लेकर ब्रोंकाइटिस या अन्य बीमारियां, और इसके साथ ही फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। गांजा या कैनाबिस में जो कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं वे सिगरेट की तुलना में लगभग 20 से 30 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि इसमें कैंसर या अन्य बीमारियां, भूख में बदलाव और सबसे बड़ा जोखिम जो है वह है पेरेंटल या इंजेक्टेबल ड्रग्स। इनके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां इंजेक्शन के माध्यम से फैल सकती हैं, जैसे HIV, एड्स, हेपेटाइटिस C। ये सभी बीमारियां घर के अंदर भी फैल सकती हैं। और इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि शराब के कारण भी लिवर सिरोसिस और कैंसर हो सकता है। अगर हम इस तरह से विचार करें तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां और परिणाम स्वरूप उसकी शारीरिक सेहत पर असर पड़ता है, और कुछ मामलों में यह इतना गंभीर हो सकता है कि अंततः उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मानसिक प्रभावों की बात करें तो जो आमतौर पर होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि नशे के कारण बहुत गंभीर प्रकार का अवसाद या डिप्रेशन होता है, और इस अवसाद के कारण वह सामान्य कामकाज करने की इच्छा खो बैठता है, उसकी कोई कार्य क्षमता नहीं रहती और सामान्य रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। कुछ मामलों में उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है। नशा करने वाले व्यक्तियों में आत्महत्या का खतरा बहुत अधिक होता है। इसके अलावा अन्य मानसिक रोग भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, उनमें चिंता से जुड़ी मानसिक बीमारियां शामिल हैं। कई बार साइकोसिस, असामान्य व्यवहार, बातें करना, कभी कभी आवाज़ें सुनना, तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, ये सब देखने को मिलता है। हम में से लगभग सभी ने या टीवी पर देखा है कि नशा करने वाले व्यक्ति में हिंसा की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो सकती है और इसका परिणाम आत्महत्या या हत्या तक भी पहुंच सकता है। हम देखते हैं कि कई बार नशा करने वाला व्यक्ति अपने परिवार से पैसे मांगता है और जब पैसे नहीं मिलते तो वह अपने माता पिता या परिवार के किसी सदस्य को भी मार सकता है। ऐसे समाचार हम अक्सर देखते हैं। इसके साथ ही नशा करने के कारण उसमें और भी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे यौन समस्याएं या यौन रोग, यौन दुर्बलता, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के कारण तलाक भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसके अलावा उसे खाने पीने की समस्या, नींद की समस्या, ऐसी कोई मानसिक बीमारी नहीं है जो नशा करने वाले व्यक्तियों में न हो। इसलिए हम कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक कमजोरी बहुत अधिक हो जाती है। इसी संदर्भ में हम कहते हैं कि अगर नशा करने वाले व्यक्ति की जल्दी पहचान कर उसे इलाज के दायरे में लाया जाए तो उसे फिर से स्वस्थ जीवन में वापस लाया जा सकता है। लेकिन इलाज की प्रक्रिया कई मामलों में हम कहते हैं कि दीर्घकालिक और जटिल होती है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जब नशा करने वाला व्यक्ति इलाज के बाद फिर से अपने परिवार या समाज में लौटता है
तो वह माहौल पहले जैसा ही रहता है। उस माहौल को बदलना बेहद कठिन होता है। और जब वह फिर से उसी पुराने माहौल में लौटता है, अगर उसमें नशा छोड़ने की प्रेरणा या इच्छा बहुत प्रबल नहीं होती, तो वो कुछ दिन अच्छा रहने के बाद फिर से नशा करना शुरू कर देता है। हालांकि इलाज का सबसे बड़ा और पहला चरण जिसे हम कहते हैं वह है डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि जब नशा शरीर में जाता है तो उसके कारण शरीर में जो शारीरिक और मानसिक हानिकारक प्रभाव होते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए शरीर से उस नशे को बाहर निकालने का अवसर बनाना पड़ता है। इसके लिए आमतौर पर हम कहते हैं कि एक योजना बनाकर अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है कुछ दिनों तक, एक निश्चित समय तक। बहुत से लोग सोचते हैं कि अस्पताल से बाहर निकलने के बाद शायद उनका इलाज पूरा हो गया, लेकिन असल में यह इलाज का पहला चरण है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। इसके बाद हम कहते हैं कि नशा छोड़ने के लिए मानसिक या सरकारी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं, निजी चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध हैं। वहीं से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें मरीज को अस्पताल में भर्ती कराकर उसके शरीर से नशा बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया इलाज के पहले चरण में पूरी की जाती है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि अगर शारीरिक या मानसिक कोई समस्या हो तो यह प्रक्रिया एक मानसिक रोग विशेषज्ञ की देखरेख में करनी होती है, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो शारीरिक या मानसिक प्रतिक्रिया, जिसे हम कभी कभी मेडिकल या साइकोटिक इमरजेंसी भी कहते हैं, उत्पन्न हो सकती है। इसे संभालने के लिए ज़रूर एक मानसिक रोग विशेषज्ञ की देखरेख में रहना चाहिए। इलाज कराना ज़रूरी है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि जब शारीरिक रूप से नशा छोड़ने के कारण होने वाली समस्याएं कम हो जाती हैं अस्पताल में भर्ती रहने के कारण, तब हम उसे मोटिवेशनल काउंसलिंग के लिए भेजते हैं ताकि वह दोबारा नशा न करे। इसके लिए भी उसे अंदर से प्रेरित करना या मोटिवेट करना ज़रूरी है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। उसे खुद यह समझना होगा कि मुझे इस नशे से बाहर निकलना है ही थी। इसके बाद भी जब वह कुछ दिन ठीक रहता है तो फिर से नशा शुरू कर देता है, जिसे हम रिलैप्स कहते हैं। ऐसे मामलों में इलाज का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। रिलैप्स प्रिवेंशन यानी दोबारा नशा शुरू होने से रोकना। इसमें सबसे बड़ा जोखिम यह होता है कि व्यक्ति के अंदर नशा छोड़ने की जो इच्छा या मोटिवेशन का स्तर है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा मजबूत मोटिवेशन रखते हैं, जो सोचते हैं कि मुझे नशे से बाहर आना है और इसे छोड़ना है, वही लोग इस बदलाव को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इसमें परिवार की भी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नशा मुक्ति के इलाज और मरीज की मदद के लिए परिवार को ही आगे आना पड़ता है। अगर परिवार उसे सपोर्ट नहीं करता तो नशा करने वाले व्यक्ति के लिए वाकई में इससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लंबे समय तक इलाज जारी रखना संभव नहीं हो पाता और उसके अंदर जो व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्याएं होती हैं उन्हें वह अकेले संभाल नहीं सकता। इसी वजह से हम कहते हैं कि मोटिवेशनल काउंसलिंग के साथ साथ उसके परिवार को भी पेरेंटल काउंसलिंग या परिवार को यह समझाना ज़रूरी है। यहाँ एक बड़ी समस्या ये होती है कि विश्वास टूट जाता है, ट्रस्ट की समस्या हो जाती है। जब नशा करने वाला व्यक्ति बाद में किसी परेशानी में पड़ता है तो उसे कहा जाता है कि तुम तो नशा कर रहे हो या पैसे चुरा रहे हो। नशे की वजह से जो विश्वास टूटता है उसे वापस लाने की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन अगर नशा करने वाला व्यक्ति, अगर वह नशा न करे और उस समय परिवार का आत्मविश्वास भी वापस आ जाता है, तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस इलाज के इस चरण में मानसिक रोग विशेषज्ञ की देखरेख में पूरी प्रक्रिया को पूरा करना होता है। सेतो एक निश्चित समय के बाद उसे फिर से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए ताकि उसकी शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, नींद की समस्या या कोई डिप्रेशन है या नहीं, या कोई वास्तविक जीवन की समस्या जैसे कि कोई व्यक्तिगत समस्या हो रही है या नहीं, इन सब का समाधान करने के लिए उसे किसी विशेषज्ञ की मदद की ज़रूरत होती है। और अगर इस इलाज को दीर्घकालिक सोच के साथ किया जाए तो उस चरण में व्यक्ति नशा छोड़ने में सक्षम हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी अचानक क्रेविंग होती है। कुछ दिन वह ठीक रहता है, 6 महीने तक नशा नहीं करता, लेकिन अचानक उसमें एक तीव्र इच्छा पैदा होती है जिसे क्रेविंग कहा जाता है। ऐसे में अगर इस तरह की समस्या हो तो उसे तुरंत डॉक्टर या मानसिक रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए या परिवार को बताना चाहिए। और अगर परिवार इस नशा छोड़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ समझे से और सहयोग करे तो यह और भी मददगार होता है। अगर वह संपर्क करके बता दे कि उसने गलती से फिर से नशा कर लिया है तो उसे तुरंत फिर से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तब उसे आवश्यक सलाह दी जाती है और अगर वह इलाज ले तो यह दीर्घकालिक रूप से मदद करता है। लेकिन नशा की लत को रोका जा सकता है। जो लोग पहले से ही नशे के आदी हो चुके हैं उन्हें जल्दी पहचान कर इलाज के दायरे में लाना चाहिए। अगर इलाज कराया जाए और पुलिस की रोकथाम के लिए जो सलाह हमने दी वह अगर दी जाए तो दीर्घकालिक रूप से नशे की लत से मुक्त रखना संभव है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग अभी तक नशे के आदी नहीं हुए हैं, जो युवा पीढ़ी है, उन्हें जोखिम भरे प्रलोभनों से बचाना चाहिए। इसके लिए हमें उनकी ओर ध्यान देना होगा और
इस संदर्भ में जो करना चाहिए वह है डिमांड रिडक्शन स्ट्रैटेजी अपनाना, ताकि उनमें नशे की मांग कम हो जाए। इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। इसी संदर्भ में हम कहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्हें शामिल किया जाए ताकि वे स्वस्थ तरीके से बड़े हो सकें। साथ ही परिवारों को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें, जैसे वे कहाँ जा रहे हैं, उन्हें जो पैसे दिए जा रहे हैं वे कहाँ खर्च कर रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ जोखिम भरे लक्षण होते हैं। हम कहते हैं जब इस तरह के लक्षण किसी में दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि उसमें नशे की लत लग सकती है, जैसे अचानक पढ़ाई में खराब प्रदर्शन करना, या घर में गुस्सा करना, या पैसे मांगने के लिए झगड़ा करना, तोड़फोड़ या मारपीट करना, हाचे, और कभी भी देर रात बाहर चले जाना। अगर किसी छात्र या युवा में ऐसे लक्षण दिखें तो उसके परिवार को चाहिए कि वे तुरंत किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से सलाह लें ताकि यह जांचा जा सके कि कहीं उसे नशे की लत तो नहीं लग गई है। हम कहते हैं कि यूरिन टेस्ट या डोप टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति के शरीर में नशे के पदार्थ हैं या नहीं ये टेस्ट के जरिए कई बार पता चल जाता है। हालांकि इस टेस्ट की एक नकारात्मक बात भी है। अगर किसी ने कुछ दिनों तक नशा नहीं किया है तो टेस्ट कराने पर रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, यानी हो सकता है कि वह व्यक्ति नशा कर रहा हो लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। इसलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। माता, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कहते हैं कि नशे की लत परिवार, देश और समाज के लिए एक बड़ा खतरा है, और यह व्यक्ति को तो बर्बाद करता ही है, साथ ही परिवार को नुकसान पहुंचाता है और देश और समाज को भी प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है।